नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैपिंग की क्लास में। हम वापस से मैपिंग 2 दिन बाद लेकर हाजिर हुए हैं। 2 दिन कल होली थी और परसों कोई रीज़न की वजह से क्लास नहीं हो पाया था और अब आपकी क्लास जो है वो डेली बेसिस पे होगी। मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी। बाकी हमने पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को पढ़ लिया। तो बस हाल रिवाइज कर लीजिएगा जरा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आज हम नेपाल को और भूटान को, बांग्लादेश, इन तीनों को आज हम विस्तार पूर्वक आधे घंटे, 1 घंटा तो आप मान के चलिएगा, उससे कम भी मैं कोशिश करूँगा छोटा वीडियो की, बट मान के चलिएगा उतने समय में आज की वीडियो को हम वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की। तो सीक्वेंस वाइज अगर मैं जाऊँ तो मालदीव के बाद श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद भारत की सीरीज़ जो है वो संडे से चालू हो रही है। संडे या मंडे से चालू हो जाएगी। पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद नेपाल पे सबसे फिर जाते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये यहाँ पे एक बड़ा काठमांडू में ही एक शहर है, उसका नाम है पशुपति। ठीक है, मतलब मंदिर है पशुपति नाम का, शंकर भगवान का मंदिर है पशुपति। अभी जो नेपाल है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये चाइना के फेवर में जा रहा है। चाइना के फेवर में नेपाल का सोचता है हम इंडिया के फेवर में भी रहें और चाइना के फेवर में भी रहें। बट प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इसको बहुत हटिया लेना चाहता है और नेपाल बहुत ही कभी एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है उसने। मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना कि विवाद भी बाहर से चल रहा है। उसको काला पानी, लेपू लेक विवाद कहते हैं। थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, वो कहता है कि ये हमारी जगह है, काला पानी की जगह। तो वो कहता है ये हमारी जगह है, जबकि एंग्लो नेपाल वॉर में जब ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ नेपाल, तो उसमें ही ट्रीटी का मुझे नाम, उसमें ये जो जगह है ये नेपाल ने भारत को दे दी थी। चलिए, तो इसीलिए नेपाल ने ये जगह को कहा कि मेरी जगह नहीं है। मतलब ये जगह, अब वो बोल रहा है कि ये जगह जो है वो मेरी जगह है, जबकि अब नेपाल जो कह रहा है वो उसका सपना है, वो ग्रेटर नेपाल बनाना चाहता है। ग्रेटर नेपाल में कुछ एरिया हमारा भारत का भी आता है। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर नेपाल कहाँ से ग्रेटर नेपाल बन पाएगा? क्योंकि ग्रेटर नेपाल अगर हम भी अपने पे आ गए तो हमारा भी तो अखंड भारत था, उसमें भी तो नेपाल वही आता था। तो नेपाल कुछ नहीं कर सकता। नेपाल को बस वो चाइना की सुन रहा है। नेपाल अभी नेपाल में आ गए अमेरिका, वो MCC के तौर से, मिलियन कॉरपोरेशन चैलेंज के हिसाब से उसको $500 मिलियन का वो दे रहा है, लोन दे रहा है 5 साल में चुकाने के लिए। उसमें ऐसा लोन है, देखिए समझिएगा लोन कैसा है। लोन ऐसा है कि उसको अपने वो अमेरिका खुद ही बताएगा कि उसको क्या लोन, क्या वो जो पैसा वो देगा उसका, अमेरिका उसको नेपाल को उस पैसे का क्या करना है, ठीक है। और उसका ऑडिटिंग घोटाला हुआ है कि नहीं, ये सब देखने भी कौन आएगा? अमेरिका के ऑडिटर्स ही आएंगे। नेपाल के ऑडिटर्स कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यही बात है, इसीलिए जो है नेपाल जो है, नेपाल तो पहले लेना नहीं चाहता था, लेकिन नेपाल ने अभी इसको जो है वो ले लिया है 2022 में, और इसको अब 2027 में इसको चुकाना है। चलिएगा, ठीक है। बाकी नेपाल में और ज़्यादा कुछ खास जानने लायक नहीं। ये पहाड़, इसमें 3 पहाड़ जानने लायक, याद कर लीजिएगा। एक है मंसालू और माउंट एवरेस्ट और छोयू, ठीक है। क्या नाम रखेगा? मंसालू, माउंट एवरेस्ट, छोयू। तीनों हिमालय पर्वतें हैं। इन पर्वतों को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब हम
दूसरे देश यानी कि भूटान के ऊपर जाते हैं। भूटान भी एक बहुत ज़रूरी देश है। ये कितना मोटा हो गया, जूम करने से थोड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए पतला होगा तो पतला भी किए हैं तो इतना तो ज़्यादा चाहिए। तो भूटान जो रंग चुका है, जो भूटान को मैंने रंग दिया है, ये रहा भूटान, ठीक है। हाँ, अब भूटान जो है, भूटान की जो सीमा रक्षा है वो भारत करता है, क्योंकि भूटान बहुत छोटा सा देश है, बहुत शांति प्रिय देश है। ये लोग पैसे के मतलब यहाँ पे हमारे भारत में यहाँ पे लोग अमीर कम लेकिन हैप्पी बहुत ज़्यादा है। हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ के लोग खुश बहुत ज़्यादा हैं। ये हैप्पीनेस रिपोर्ट में यहाँ ये जीडीपी से ज़्यादा जीएनएस यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की रिपोर्ट निकाला करते हैं। जीडीपी यानी जीएनएस निकाला करते हैं ये। तो इनके हिसाब से सिंपल सी बात है कि खुश रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो राजा था ना, पहले यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की हुआ करती थी, और इनका जो राजा था ना वो बहुत अच्छा है। वो कहते थे कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, ये कहते थे कि हमारा राजा जो है बहुत अच्छा है। तो इसका लेकिन लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, तो ये क्या करते थे, जैसा मैंने बहुत अपने वीडियोस में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी एक तरीका होता है। जैसा ब्रिटेन ने अपनाया राजा, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनके यहाँ पे राजा है, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति कुछ नहीं है, कोनो काम का नहीं है, और साइन वाइन कर देता, मतलब एक नॉमिनल हेड जिसको हम बोलते हैं। वैसे ही भूटान में भी नॉमिनल हेड जो है वो राजा है, बट वहाँ पे भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है भूटान में, ठीक है। भूटान की सीमा रक्षा कौन करता है? भारत करता है। क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे एक देश है, राज्य हमारा सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, 1976 में भारत का हिस्सा बना, वो भारत का हिस्सा बना। तो उसको वो भारत का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि 1959 में ये जगह थी तिब्बत। ये जगह आप देख रहे हैं ना, ये जगह है तिब्बत। तो इस तिब्बत वाली जगह पे चाइना ने कब्जा कर लिया था, तो सिक्किम को डर था कि हमारे ऊपर ना कब्जा कर ले, इसीलिए सिक्किम ने उस समय पे जल्दी में भारत में शामिल हो गया। वैसे ही भूटान भी शामिल हो रहा था, लेकिन भूटान ने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हम आप में शामिल तो हो जाएंगे लेकिन राजा रहना चाहिए। तो भारत ने बोला नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, लोकतंत्र है, तो राजा होना तो मुश्किल है, शामिल कर लेना चाहिए था। बाद में आप मुख्यमंत्री जैसा बाद में प्रिंस स्टेट्स के साथ क्या वैसा कर सकते थे। तो भूटान बड़ा अच्छा देश है। भूटान में सबसे अच्छी बात भूटान की है कि वहाँ पर प्रदूषण बहुत कम है, वहाँ प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा कम है। आप विश्वास नहीं करोगे, कार्बन नेगेटिव कंट्री है वो। कार्बन नेगेटिव मतलब देखो, अभी जो बात चल रही है नेट ज़ीरो की, ये सब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव में। अब देखो, गाड़ी चलती है तो जो उसमें CO2 निकलता है, कार्बन निकलता है, ठीक है। आपने बचपन में खूब पढ़ा है कि जो पेड़ है वो CO2 एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इतना तो हर बच्चे को पता होगा, हर बच्चे को पता होगा, दूसरे तीसरे के बच्चे को भी पता होगा, ये तो आपको पता है। तो एक लिमिट ही होगी, हमारे अंदर भी एक लिमिट होती है ऑक्सीजन को लेने की, वैसे ही लिमिट होगी ट्री के अंदर भी CO2 को लेने की। तो मैक्सिमम हमारे भारत में क्या इतना CO2 छोड़ दिया जाता है ना, इतना कार्बन छोड़ दिया जाता है ना, कि ट्री उसको ले ही नहीं पाते। हमारे हवा में बहुत सारा कार्बन बच जाता है। और जो 3 स्टेज होते हैं, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन न्यूट्रल। अब भूटान में क्या है ना, कार्बन नेगेटिव, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन इतना कम होता है कि पेड़ एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, वहाँ के प्रदूषण को तो एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं, अगल बगल के देश को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगल बगल चाइना के, भारत के जो प्रदूषण उसको भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बहुत ही कार्बन नेगेटिव कंट्री है ये। कार्बन नेगेटिव, कार्बन न्यूट्रल एक चिली जैसा एक देश है, वो कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल मतलब जो पूरी दुनिया बन रही है नेट ज़ीरो की, हमने भी जो COP26 में हमने कहा हम नेट ज़ीरो बन जाएंगे 2017 तक। मतलब जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना ही कार्बन हम सोख लेंगे, ठीक है। जितना कार्बन हम पैदा करेंगे उतना ही कार्बन हम ट्री लगा के जो है वो सोख लेंगे। मतलब कार्बन हमारे में ज़ीरो रहेगा। इसका बेसिकली इसको कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली ट्रीज़ लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पोल्यूशन को भी थोड़ा कम, निदाट ट्री लगाने से ही नहीं होगा। आप थोड़ा पोल्यूशन कम कीजिए, थोड़ा ट्री लगाइए, कार्बन न्यूट्रल बनने का ये सपना हमारा पूरा होगा। 2030 तक हम बहुत सारे टारगेट्स लिए हैं।
भूटान से हमको सीखना चाहिए कि उसने एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान दिया है। प्रकृति पे ध्यान दोगे तो प्रकृति बहुत अच्छा होता है, और प्रकृति बदलाव जरूर लेती है। कोई बदला ना ले प्रकृति जरूर बदला लेती है। ठीक है। अब भूटान को और क्या क्या नामों से और किस लिए जाना जाता है और किस लिए याद रखा जाता है, कैसे एकदम प्रश्न भूटान से और बन सकते हैं, ये भी तो याद रखने की बात है। तो ये रहा भूटान रहा ये। ठीक है चलिए। तो भूटान में एक पर्वत है, उसका एक ही पर्वत, इसका नाम याद रहेगा, काला पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? काला पर्वत। इसको लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहाड़ बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ लंबे लंबे हैं। यहाँ नेपाल में भी कुल पहाड़ ही है, लेकिन इतना लंबा पहाड़ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में कोनो बाढ़ नहीं, नेपाल में बादल नहीं जा पाते हैं। क्यों? अरुणाचल प्रदेश की बड़ी बड़ी अरुणाचल प्रदेश में जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं वो रोक लेती हैं, तो नेपाल में बादल नहीं जा पाते। और बांग्लादेश में कोनो बादल नहीं है, मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे जो बादल है वो जाके भूटान में चले जाते हैं और मार गरजते हैं। ठीक है, और हमेशा बाढ़ नदी इसलिए बन जाती है। ठीक है, अब इसी का फ़ायदा हम उठा भी सकते हैं, क्योंकि नदी, इससे हम बिजली बना सकते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है, नदियाँ ज़्यादा हैं, उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो भारत ने भूटान में 3 बिजली घर खोले हैं। 3 बिजली घर भारत ने वहाँ पे खोले। एक है दोगाछू, दूसरा है चाखू, और जो तीसरा है उसका नाम है ताला। ठीक है, दोगाछू, चूखा और ताला। ठीक है, हाँ। ये क्या होता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना, तो ये सब आपको याद रखना है कि ये सब भूटान में है। दोगाछू, चूखा, ताला। इसमें क्या है, इसमें भारत जो है ना, इसमें जो बिजली बनाता है ना, वो जगह जगह भूटान में छोड़ देता है, और जो बच जाता है उसको भूटान से खरीद लेता है। देखिए, भारत बनाता है बिजली भूटान में, भूटान के लोगों को पहुंचाता है, और वही बिजली हम जो भारत बनाता है वही भूटान को पैसा देके खरीद लेता है। इसको बोलते हैं इंसानियत। चाइना को लेके देखिए, चाइना वाले खुद ही ले जाएंगे, देवो नहीं करेंगे। यहाँ तक कि चाइना को बोलोगे तो वो आपके देश में लेने के लिए पैसा लेगा, और ये हमारी इंसानियत है। अब भूटान हमारा अच्छा दोस्त भी है। भूटान बहुत अच्छा देश है, छोटा सा देश है। अब यहाँ पे चाइना ना 2017 में घुस गया डोकलाम में, और यहाँ पे हम लोग सेना में चढ़ाई कर दी है। तो चाइना कहता है तुम्हारा है, तो भारत बोला तुम्हारा है का? हाँ, तो यहाँ पे युद्ध चालू हो गया। भारत हम इसकी सेना की रक्षा करते हैं। भूटान के पास खुद की सेना नहीं है। बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, बहुत शांति प्रिय देश है, बहुत शांति प्रिय देश है। हमारे रिश्ते से बहुत अच्छे हैं, कभी इसके रिलेशंस को तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। अब लास्ट कंट्री पे आते हैं, बांग्लादेश पे। बहुत छोटा वीडियो नहीं, बोलो लंबा होने का खास थी। अब बांग्लादेश पूरा मैदानी क्षेत्र है। बांग्लादेश भारत 54 नदी शेयर करते हैं। कितना? 454। 54 नदी भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं। ठीक है, अभी बांग्लादेश कब बना जानते हो? 1951 में। पहले बांग्लादेश नहीं था। कैसे? पहले ये जो पाकिस्तान देख रहे हो, पता, ये जो पाकिस्तान देख रहे हो, ये है पश्चिमी पाकिस्तान, ये है पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दोनों पाकिस्तान में ही थे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहा करती थी, लेकिन यहाँ के लोग बंगाली बोला करते थे। तो 1956 में इस्लामिक राज्य बन गया। कौन? पाकिस्तान। अब कहोगे सर 1947 में तो आज़ादी पाकिस्तान को भी मिल गई थी ना। उस समय उसको संविधान लिखने में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए वो कॉमनवेल्थ रियलम का पार्ट बन गया था। इसलिए वहाँ पे आप अगर देखोगे तो शुरुआत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो इसलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। हम अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में नेहरू को पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। दैट्स वाई 1956 तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए वहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उसके बाद उसने इस्लाम को मान लिया, क्योंकि वो इसी बेसिस पे तो हमसे अलग ही हुआ था। सो दैट्स वाई यहाँ के लोग जो थे, बांग्लादेश के लोग मैक्सिमम बंगाली बोला करते थे, और इन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा उर्दू बना ली थी। अब देखो, इन गधों, पता नहीं किन गधों को किसने बता दिया था कि जो उर्दू है वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है। एक्चुअली उर्दू कैसे बनी थी मैं आपको बताता हूँ। जब अलाउद्दीन खिलजी, देखिए कैसे करते हैं मैं आपको,
ये है भारत का मैप। हाँ, जब अलाउद्दीन खिलजी नीचे साउथ की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे जो टेंट बने थे लोगों के, ठीक है, उसके सैनिक के, तो कई लोग पारसी बोला करते थे, कई लोग अरबी बोला करते थे, कई लोग कई सारी भाषा मिला के वो लोग आपस में बात करते करते उर्दू भाषा का जो है वो निर्माण करते हैं। वहीं पे जो है उर्दू का निर्माण होता है। और उर्दू साउथ में पहले बोली जाती थी, लेकिन पता नहीं गधों को किसने, बेवकूफ़ों को बता दिया कि उर्दू जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा उर्दू को रख दिया। क्या गधे लोग थे ये। और इसीलिए बांग्लादेश के लोगों को ये, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये मतलब अच्छी घृणा के नज़रिए से देखते थे, घृणा से देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेता हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे। मुस्लिम लीग के पार्ट थे, लेकिन 1952 के आसपास ही इन्होंने अवामी लीग को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। बिल्कुल। तो इन्होंने 1952 के हिसाब से के आसपास अवामी लीग को ज्वाइन कर लिया था। फॉर दैट्स रीज़न ये बंगाली को बहुत प्रोवोक किया करते थे, ठीक है। जब और 1970s के आसपास जब वहाँ पे 1969 में वहाँ पे चुनाव हुए तो ये जीत गए शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे जीत गए, लेकिन अब यहाँ के लोग फिर बोले कि अरे चट्टा, ये बन जाएगा यहाँ का प्रधानमंत्री तो कैसे अच्छा रहेगा, यहाँ का प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बन जाएगा। यहाँ पे राजनेता बड़े बड़े हुआ करते थे, भुट्टो, जुल्फाकरी भुट्टो हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे आर्मी का शासन बहुत हुआ करता था, दैट्स वाई तो आर्मी ने उनको जेल में बंद कर लिया। यहाँ पे गए ये, उनको जेल में बंद कर लिया। तो यहाँ के लोग बहुत ही गुस्सा गए, यहाँ के लोग जो थे बहुत गुस्सा गए थे। आपको अभी बताइए, उनकी जगह से लेके गया, आप उनको पहले घृणा के नज़रिए से देखते थे, अब वो वहाँ से बन गया तो आपने उसको जेल में डाल दिया। तो उस घृणा के नज़र उन्होंने अपनी सेना बना ली मुक्ति वाहिनी। अब पाकिस्तान की सेना यहाँ चली गई, मारकूट लड़ाई चालू, कुछ ये अपने देश में लड़ाई चालू कर दिए थे। लोगों का मतलब कैसी कैसी ये औरतों का बदसलूकी करना और बड़े बुजुर्गों को मारना, घर के अपने सिटीजन्स को मारना, ऐसा करा करते थे। भारत की भी बात थी तो इंदिरा गांधी ने बोला भाई अब इसको तोड़ना पड़ेगा, ये हमारे पड़ोसी के लिए ठीक नहीं। तो उसके लिए उस समय मानिक शाह हुआ करते थे सेना के चीफ, तो उन्होंने कहा कि अभी इस समय मौसम नहीं है, इस समय परिस्थिति नहीं है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति है और यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल है, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको डिसाइड किया जाएगा। तब तक बोले चलो ठीक है। तब तक इंदिरा गांधी ने कुछ दिमाग लगाया। अब देखिए क्या दिमाग था। इंदिरा गांधी चली गई रूस, इंदिरा गांधी रूस चली गई और रूस से उन्होंने ट्रीटी कर ली। और उसी ट्रीटी करते वक्त जब उन्होंने रूस से ट्रीटी कर ली तो उन्होंने कहा कि आप हमारी सैन्य मदद करेंगे। और वहीं पे जब सैन्य मदद करने की बारी आई, आगे आपको बताऊंगा, तब उसी टाइम पे एट दैट टाइम फिर भारत ने दिसंबर के आसपास यहाँ पे सेना भेजनी अपनी चालू कर दी, ठीक है। ये मैं आपको समझिएगा। तो यहाँ बांग्लादेश में अपनी सेना भेजना चालू कर दी। INS विक्रांत ले मार चालू कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा इनको यहाँ से किया जाए, तो यहाँ पे लोंगेवाला में भारत के 120 सैनिक ही तैनात थे और इन्होंने अपने 6000 सैनिक को रातों रात भारत के अंदर भेज दिया। वहाँ पे फिर मेजर चांदपुरी थे, कुलदीप सिंह चांदपुरी, उन्होंने बोला 1.25 लाख टेक लड़ाओ। 120 सैनिक ने 6000 सैनिकों को घुटने टेक दिए, इतना मार मारा। और सुबह उस समय हमारी रात को एयरफोर्स नहीं चल पाती थी, इसलिए फिर उसके बाद सुबह एयरफोर्स आई और पाकिस्तान पूरा एकदम धो दिया तर्रान। और जस्ट उसके बाद तो फिर यहाँ पे तो पाकिस्तान ने हार मान ही ली। फिर पाकिस्तान का नाम था PNS गाजी। ये बहुत ही अमेरिका का दिया हुआ सबमरीन था और बहुत खतरनाक सबमरीन था ये। चलिए, ये अमेरिका का बहुत ही खतरनाक सबमरीन था और ये अपने हमारे INS विक्रांत, उस समय सबसे पावरफुल जो शिप हुआ करता था उसको मार सकता था। INS विक्रांत इसको नहीं मार सकता था, इसको मार सकता था INS राजपूत जो विशाखापट्टनम में था, ठीक है। तो PNS गाजी यहाँ आने वाला था, तब से विशाखापट्टनम में अफवाह फैला दी गई भारत के द्वारा
कि INS विक्रांत जो है विशाखापट्टनम में है, तो विशाखापट्टनम की तरफ PNS गाजी लगा, उसको अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया INS विक्रांत को, और INS राजपूत की तरफ चला गया PNS गाजी, और INS राजपूत को मार के डूबा। INS राजपूत ने PNS गाजी को मार दिया। अब ये फ़ोन लगाया अमेरिका की तरफ। अब देखिए, अब ये फ़ोन लगाया अमेरिका को। अब आया अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर यहाँ से आ गया। यहाँ पे एक ईगल आइलैंड, यहाँ से ब्रिटेन ने अपनी सेना लेके भारत में आ गई, भारत के ऊपर चढ़ाई करने की। फिर रशिया से तो चीट ट्रीटी करके रखी थी, रशिया ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। अब ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। अब दोनों के भी शक्तिशाली हो गए। अमेरिका ने बोला चलो वी आर लेट। हिंद महासागर ने उसमें 40वां बेड़ा परमाणु के साथ था, 200 परमाणु बमों से ज़्यादा। तो फिर अमेरिका वापस चला गया। और चाइना को तो पहले ही शांति करके रखा था रूस ने, तो इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। चाइना पहले शांत हो गया। फ़ोन लगाया तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था चाइना को, चाइना तो पहले ही शांत हो गया था। रशिया आया और रशिया ने मार के ख़त्म कर दिया। मतलब मारा नहीं तो दर्द दिखाने के लिए। यहाँ पर INS विक्रांत ने अब वहाँ पे हरा दिया 93,000 सैनिक। 93,000 सैनिक ने भारत के 10,000 सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया की सबसे बड़ी हार कहलाई, और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत मिली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दिखाया जाता है पाकिस्तान को मिली दुनिया में सबसे बड़ी हार। 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए। इतनी बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। और उन्होंने 93,000 सैनिकों को जेल में बंद किया, मुजीबुर रहमान को छोड़ा और बांग्लादेश नामक एक देश बना। और आज पाकिस्तान से भी बढ़िया देश, पर कैपिटा इनकम में, डेवलपमेंट में, हर चीज़ में, इकोनॉमी में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा देश है, पाकिस्तान से बढ़िया देश है। और लेकिन ये पाकिस्तानी माने नहीं। उन्होंने ISI को भेज के पूरे परिवार को, शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार दिया। अब गलीमत सिंह की बेटी शेख हसीना इंग्लैंड में पढ़ रही थी और वो बच गई, इसीलिए इस समय वो प्रधानमंत्री, इस समय वहाँ की राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना, उनकी बेटी, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की। ठीक है, चलिए। अभी हाल ही में 50 साल हो गए थे, तो इस चीज़ को वापस से याद भी किया गया था। ठीक है, हाँ। और ये रहा भारत। तो हम भारत की मैपिंग कंटिन्यू करेंगे, वर्ल्ड की मैपिंग। तो आज हमने शार्क को पूरा कंप्लीट कर लिया, शार्क को आज हमने कंक्लूड कर लिया, क्योंकि हमने बांग्लादेश भी पढ़ लिया। बांग्लादेश क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है। कब बना था? 1971 में। कपड़ा उद्योग में बहुत आगे है, जूट की खेती बहुत होती है। ठीक है, राजधानी क्या है? ढाका। राजधानी ढाका, राजधानी ढाका, राजधानी ढाका, राजधानी ढाका। ठीक है, याद रहेगा। बांग्लादेश, बंगाली भाषा यहाँ पे बहुत बोली जाती है। तो मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करूँगा यहीं पे। बाकी बस शार्क को वापस से रिवाइज कर लिया जाए मेरे हिसाब से। तो ये वापस से याद रखिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। किसे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। ठीक है, चलिए।